तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, कितना अलग मान रहे हैं? देखिए जस्मिन, बहुत बड़ा वक्फा रहता है 10 साल का। हालांकि अगर देखा जाए 10 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, ये इलेक्शन ड्यू 2019 में थे, लेकिन 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो बड़े फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को लेकर, जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया, तब से ये इलेक्शन जो है अब तक ड्यू हैं। तो कहिए कि 5 साल हो चुके हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें वोट डालने का मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका मिल चुका लोगों को। 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया था लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगी, क्योंकि जम्मू का काफी देर से एक ग्रीवांस था कि कश्मीर घाटी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी असेंबली में और जम्मू को कम थी। तो अभी जो कुछ देर पहले डिलिमिटेशन हुई, जिससे सीटों की संख्या जम्मू में बढ़ाई गई। अब जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं। तो उसके बाद इलेक्शंस हो गए हैं। आज वो दिन आ चुका है फाइनली कि किसकी किस्मत ईवीएम में लोगों की, जो लगभग देखिए 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा की, उन पे पोलिंग हुई है और 1000 से ऊपर कैंडिडेट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 बीमार और 90 अनार। तो आज उसका रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल। तेजिंदर जी, किस तरह से अलग है? हालांकि महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 10 सालों के अंतराल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। इन 10 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? 2014 में सरकार बनी थी पीडीपी के साथ, 2018 में वो गिर गई, 2019 में बड़े सारे बदलाव हुए। तो एक टेन्योर 2014 से 2019 तक का और एक टेन्योर 2019 से 2024 तक का, तो क्या हम इस तरह से डिवाइड करके इन 5-5 सालों को देख सकते हैं? देखिए, जिसमें आप एक सवाल पूछते पूछते रुक गए कि क्या बदलाव आया है। मैं पहले आपसे ये बताऊंगा कि 2014 में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो वो एक स्टेट के लिए इलेक्शन हुए थे। तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट होती थी और लद्दाख जो है वो उसका एक हिस्सा हुआ करती थी, और लद्दाख की भी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो असेंबली में थी। लेकिन अभी जो आज 2024 में चुनाव हो रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो रहे हैं, जिसमें लद्दाख उसका हिस्सा नहीं है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जैस्मिन, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लाई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें देश की जितनी भी विधानसभाएं थी उनका टेन्योर 5 साल से 6 साल तक कर दिया था। जम्मू कश्मीर ने उसे अडॉप्ट कर लिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो टेन्योर था वो 6 साल कर दिया। लेकिन असेंबली के बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उस अमेंडमेंट को हटाया गया और जितनी भी असेंबलीज थी थ्रू आउट दी कंट्री उनका टेन्योर 5 साल कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 था और जम्मू कश्मीर ने एक ये कहा कि 370 की वजह से हम 6 साल को 6 साल ही रहने देते हैं। तो आज पहली बार जम्मू कश्मीर में इतने सालों में वो जो इलेक्शन हो रहे हैं वो विधानसभा के 5 साल के टेन्योर के लिए होंगे। तो ये बदलाव जो हैं ये ग्राउंड पे आए हैं। अब रही बात जिस तरह पॉलिटिकल इक्वेशन की, देखिए जम्मू कश्मीर में इस बार जिस तरह से जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, उसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई हैं। जैसे अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, जो पिछले 2014 के इलेक्शन में अल्ताफ बुखारी पीडीपी की टिकट पे लड़े थे, आज उनकी अपनी पार्टी है। क्या वो इस इलेक्शन में कोई मार्क कर पाए हैं, कुछ हासिल कर पाए हैं, वो आज सामने आएगा। एक बड़ा दिलचस्प और किस्सा था इंजीनियर रशीद का। क्या इंजीनियर रशीद की इंजीनियरिंग कश्मीर में काम आएगी, वो आज देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जिट पोल जो सामने आया है उसमें ये दिखाया है कि इंजीनियर रशीद की इंजीनियरिंग फेल हो चुकी है, लेकिन एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल का जो रिजल्ट है उसका जो डिफरेंस, जो फर्क है, वो आज सामने आ जाए। बिल्कुल, एग्जिट पोल के अनुसार अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनकर निकलकर आई है। जम्मू संभाग में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई इन एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है। सीटें भी बीजेपी की बढ़ी हुई नजर आ रही है। घाटी में कितनी सीटें ला पाएगी ये अभी भी सवाल है, क्योंकि एग्जिट पोल में ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन तेजिंदर सर, क्या आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल शनिवार शाम को आए हैं, शनिवार शाम को जो एग्जिट पोल आए, कहीं ना कहीं
एक पूर्ण बहुमत, एक कंफर्टेबल पोजीशन में कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रही है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत है। बीजेपी अगर 27 से 32 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है तो 46 का आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है तो शायद गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। देखिए जैस्मिन, 32 सीटें तो दूर की कौड़ी होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी अगर जो उनकी पिछली बार 25 सीटें थी वो रिटेन कर पाए तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की कुछ ऐसी चीजें थी जो बीजेपी के फेवर में काम नहीं किया है कश्मीर में। पिछले 10 साल से एक एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू संभाग के लोग भी ये सोच रहे हैं कि जो सरकार है बेशक लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उसे कंट्रोल कर रही है। क्या वो बीजेपी, इसीलिए देखिए जैस्मिन, आपको ये चीज देखना होगा कि बीजेपी ने इस बार अपने कैंडिडेट्स में भी बड़ा उलटफेर किया है। विनिंग कैंडिडेट जो सीट्स पे जीते हुए थे उन्हें हटाया गया, 2 उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उन्हें टिकट नहीं दिया गया, नए चेहरे लाए गए। तो बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे हुआ था, जो मुझे बीजेपी के सोर्सेज ने बताया कि उसमें बीजेपी को एक नेगेटिव पिक्चर सामने आई थी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और जम्मू के भी कई ग्रीवांसेस हैं। देखिए, हम जब जम्मू और कश्मीर को कहते हैं कि दो अलग अलग डेमोग्राफिकली, रिलीजियसली, दोनों अलग, रीजनली दोनों अलग अलग इलाके हैं, लेकिन बेशक जम्मू ने 370 का जो रेवोकेशन था उसे दिल खोल के एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों के ग्रजेस थे, उनके जो इश्यूज थे, उनका ये कहना था कि वो एड्रेस नहीं हुए। उसका फायदा जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उठाएंगे, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उठाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हुई। क्योंकि जैस्मिन, आपसे मेरी जब हम जब लाइव जुड़ते थे टीवी पे, इस बारे में बात होती थी कि कांग्रेस ने अपनी पूरी जो हिम्मत थी वो नहीं झोंकी जम्मू रीजन में। और उमर अब्दुल्ला जो उनके कोलिशन पार्टनर हैं प्री पोल अलायंस के, उन्होंने भी इस बात का ग्रीवेंस सामने रखा कि कांग्रेस जम्मू में कुछ नहीं कर पा रही है, उन्होंने अपनी जो ताकत थी जम्मू में नहीं झोंकी, और उसका जो नतीजा है आज देखने को आएगा। उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, अगर बीजेपी अपनी 25 सीटें भी रिटेन कर पाती है तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल तेजिंदर सर, इससे पहले आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये चुनाव 2014 के चुनावों से इसलिए अलग है क्योंकि उस वक्त यूनियन टेरिटरी, उस वक्त जम्मू कश्मीर एक राज्य था, अनुच्छेद 370 वहां पर लगा हुआ था 35 से। ये तमाम चीजें हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात कि केंद्र शासित राज्य में ये चुनाव हो रहा है। तो क्या ये केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर का होना, क्या ये एक मुद्दा रहा, स्टेटहुड क्या एक मुद्दा वाकई में रहा? कश्मीर वैली में जितना हम अपने रिपोर्टर से बात करते थे, जाहिर सी बात है स्टेटहुड का सेंटिमेंट वहां पर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव था एज कम्पेयर टू जम्मू रीजन। क्या आप मानते हैं कि स्टेटहुड रहा होगा लोगों के जहन में? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा। स्टेटहुड जो है वो एक इमोशनल इशू है, और जैसे ही आप लखनपुर में एंटर होते हैं जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में, और उड़ी तक जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर शुरू होता है कश्मीर घाटी में, वहां तक स्टेटहुड का जो इशू है वो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये बड़ा रेयरली होता है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाते हुए तो देखा, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते हुए पहली बार देखा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे जम्मू कश्मीर के, मैं सिर्फ जम्मू या कश्मीर घाटी की बात नहीं कर रहा, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बात से आहत हैं कि जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर होना चाहिए। स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। और हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में लोगों को आश्वासन भी दिया है, बार बार उन्होंने जितनी जनसभाएं जम्मू कश्मीर में की, उन्होंने ये कहा कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन एक पूरी प्रोसेस अपनाई जाएगी। देखिए जिसमें जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि आपका पड़ोसी वहां पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जैसा पड़ोसी जो हमेशा से, जिसकी ये कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब कराए जाएं। पिछले 30-35 साल से जम्मू कश्मीर में खून की होली पाकिस्तान खेलता रहा। पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी हैं, जो हर बार लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा के भेजे जाते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत का सिलसिला बरकरार रखा। तो अभी जो हालात हैं क्या वो कंड्यूसिव हैं? क्योंकि ये मल्टीपल एजेंसीज ये डिसीजन लेंगी और फिर जाके सरकार को एक रिपोर्ट देंगी। क्या हालात अभी कंड्यूसिव हैं? स्टेटहुड कब दिया जाएगा? लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब देश के प्रधानमंत्री ने ये वादा किया है कि स्टेटहुड दिया जाएगा, तो स्टेटहुड तो मिलना
मिलेगा ही। बिल्कुल। साथ ही तेजिंदर सर, अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, 2014 में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन आज जो एग्जिट पोल के आधार पर हम बात करें, बहुत जल्द तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर एग्जिट पोलों को आधार मानकर चले तो पीडीपी 6 से 11 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे की मुख्य वजह हम क्या मान सकते हैं? देखिए जैस्मिन, पीडीपी के अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट थी, देखिए जम्मू कश्मीर घाटी की बात करता हूँ, कश्मीर घाटी के लोग जो धारा 370 को हटाया गया था, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं उससे आहत हैं और वो पीडीपी को उसका जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि उस वक्त पीडीपी का ये कहना था कि उन्होंने बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाया कि पूरा जम्मू संभाग ने बीजेपी को एक मैंडेट दिया था, और अगर पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाती तो जम्मू के मैंडेट का वो उनके डिसरिस्पेक्ट होती और जम्मू के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। तो इसलिए पीडीपी उस वक्त जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा ये नॉर्थ और साउथ का मेल हो रहा है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया। बीजेपी ने भी कुछ अपने कोर इश्यूज को दरकिनार किया, पीडीपी ने भी अपने कुछ कोर इश्यूज को दरकिनार किया और एक साझा सरकार बनी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो हालात बनते रहे, बीजेपी ने सरकार से समर्थन ले लिया, महबूबा मुफ्ती को रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगा, फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पावर्स गवर्नर को दिए गए, गवर्नर ने जिस तरह से वो फैक्स मशीन खराब होने की बात हुई, सरकार नहीं बनने दी गई, और जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ जिसमें 370 को हटाया गया, पिछले 5 साल से एलजी रूल है वहां पर, कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो पीडीपी को उसका जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जैस्मिन, हम ये देखें कि 2014 से लेकर अभी तक जब पीडीपी जब सत्ता में थी 2014 से 2018 तक, तो एक बहुत स्ट्रांग पार्टी के तौर पे उभरी, लेकिन 2018 से लेकर आज तक पीडीपी जिसे आप कहते हैं कि टुकड़ों में बढ़ चुकी है, कई पार्टियां उसमें से निकल चुकी हैं, कई सीनियर लीडर जो मुफ्ती मोहम्मद के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, महबूबा मुफ्ती के एडवाइजर्स हुआ करते थे, उसे पॉलिटिकल राह दिखाते थे, वो पीडीपी को छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। तो एक जिसे कहेंगे स्कैटर्ड पार्टी है पीडीपी। अब वो पीडीपी नहीं रही है जो हमें 2014 में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पहला रुझान सामने आ चुका है, और अगर पहले रुझान के अकॉर्डिंग देखा जाए, जम्मू कश्मीर में पहला जो 3 रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और एक रुझान अदर्स की तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की तरफ अभी एक भी रुझान सामने नहीं आया, और पीडीपी जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे उसकी तरफ भी एक भी रुझान जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी 3 रुझानों के साथ आगे चल रही है, अदर्स के पास एक रुझान सामने निकल कर आया। जैसे जैसे तेजिंदर सर दिन चढ़ेगा वैसे वैसे हम इस पर और चर्चा करते रहेंगे, जैसे जैसे ये रुझान नतीजों में बदलते रहेंगे वो भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और ये जानकारियां साझा करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, टेलीविजन पर भी न्यूज 18 लगातार आपको ये बता रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए ये मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है और उसके बाद फिर ईवीएम का पिटारा खुलेगा और किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में 5 सालों के बाद और जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद कौन सत्ता में काबिज होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।